बच्चों, पिछली कक्षा में मैं लेके आया था माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्र के बाद जब स्वर और व्यंजन की पहचान हो जाती है तो निश्चित तौर पर उनको बोलना कैसे है, तो उस बोलने के लिए पर्टिकुलर हम उच्चारण स्थान कि हमें किन वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से करना है, किन वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से करना है, अगर हमें इसकी जानकारी नहीं रहेगी, स्वर और व्यंजन का पता नहीं रहेगा, तो निश्चित तौर पर हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। तो इसके लिए उच्चारण स्थान की बात है। एक वर्ण का उच्चारण केवल एक बार होता है, दोबारा नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर एक जैसा ही वर्ण हम बार बार रिपीट कर लेंगे तो निश्चित तौर पर वह वर्ण अशुद्ध माना जाएगा, ठीक नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूं, यहाँ पर जो उच्चारण करते हैं तो एक भ्रांति है इसको ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ड। इसे अगर ड कहते हैं तो निश्चित तौर पे फिर इसे क्या कहेंगे? तो कहेंगे इसे ड कहेंगे। अगर इसको अब यहां पर एक ये भी वर्ण है, इसको क्या कहेंगे? कहेंगे इसको अड़ा खाली कहेंगे। तो अगर इसको अड़ा खाली कहेंगे तो ये क्या है? इसे कहेंगे ये भी अड़ा खाली है। तो ये अड़ा, इसे कुछ लोग कहते हैं ये अड़ा है, फिर कुछ कहेंगे ये है, कुछ ये है, कुछ इसको ड बताएंगे। इस तरह से इसको क्या कहेंगे? फिर इसे हम क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? ये कुछ अलग अलग लोग उच्चारित करते हैं। उच्चारण स्थान में इन सबको तरजीह दिया गया है। हम इसको न कहते हैं, न, कहीं कहीं अंग कह देते हैं। तो जिस अंग कहेंगे तो अंग हम इस प्रकार से करते हैं, अंग। तो ये ना तो ग है ना अंग है, तो सिर्फ इसमें क्या है? न है। इसमें अ नहीं है तो अ को हटा देते हैं हम, अ नहीं है तो फिर न बचा न, ग नहीं है तो ग को हटा दिया, न बचा। इसको केवल न कहेंगे, न। ये द है, केवल द है। ये य है, अय्य इसको कह देते हैं य। इसको अड़ा कहते हैं, अड़ा कहते हैं। तो इसको अ हटा दीजिए क्योंकि अ नहीं है इसके पहले, अड़ा कहेंगे। इसको कहेंगे ढ। इसको क्या कहेंगे? ढ। ये ड है, ये ढ है, ये न है, ये य है, ये अड़ा है। सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हुआ। इसके बाद इसको कहते हैं ड़। इसको ड़ कहेंगे घड़ी वाला। जब हम घड़ी लिखते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं, घड़ी। इसको हम कहते हैं ढ़। इसको कहते हैं कढ़ी। घड़ी और कढ़ी में अंतर आया। अब एक और यहाँ पर भ्रांति है, इस बात का यहाँ पर सुधार कर लेते हैं, इसके बाद उच्चारण स्थान पर चलते हैं। विद्यालय लिखते हैं, जैसे विद्या लिखते हैं, विद्या लिखते हैं, तो यहाँ पर एक तो बड़ी समस्या ये है, विद्या को विधा लिख देते हैं, विद्यालय को विद्यालय कह देते हैं, विद्यालय। और बोलने में भी इसका प्रयोग करते हैं, जबकि ये नहीं है। आपको विद्या कहना है, ये द्य है। क्या है? ये द्य। और ये विद्यालय लिखना है तो आपको विद्यालय। इसमें जो द्य है, ये इसमें होता है द और य और आ। ये दो चीज मिला हुआ है द्या में। द्या में द है हलंत, य है हलंत और आ है हलंत, आ है। तो इसमें द य आ द्या, ये द्या हो जाता है। तो यह बहुत कॉमन सेंस की बात है, अब सभी लोग जानते रहे इसको। इसको न द कहेंगे, न अड़ा कहेंगे, इसको कहेंगे न, इसको कहेंगे ड, इसको कहेंगे य। अय्या कहते हैं, आ हटा दीजिए, या बचा य। इसको कहेंगे ड़, इसको कहेंगे ढ, इसको कहेंगे ड़, इसको कहेंगे ढ़, है ना? ढ़। ये ढ है, ये ढ है। घड़ी, कढ़ी, विधा, विधालय, ये जो कि टोटल ये गलत है। विधालय शब्द है ना, आपका राइट विद्या है और ये विद्यालय है। और इसमें यह द्या जो है कैसे मिलके बना हुआ है, हमने इसकी चर्चा कर दिया है। अब आते हैं हम उच्चारण स्थान पर। अब यहां पर हम चलेंगे तो इनको हम सबको हटाते हैं। अब आपको उच्चारण स्थान कैसे याद रखना है, इस बात पे हम ध्यान रखेंगे। तो उच्चारण स्थान के लिए सबसे पहले क्रम में हम पहुंचेंगे तो अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ। संस्कृत के शब्दों को आप बिल्कुल ये मत समझिएगा विसर्जनीय की निया नाम कि संस्कृत आ गया तो हम कठिन उसमें चले जा रहे हैं, तो इसमें कठिन नहीं, ये सरल है और इनको हम ध्यान रखेंगे। अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ, अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ। तो
अपविसर्जनीय नाम कंठ। तो यानी नहीं समझ, हाँ, अपविसर्जनीय नाम कंठ। अपविसर्जनीय नाम कंठ का मतलब है आ, इसमें आ भी समाहित है। आ, हा, नहीं, कु है। तो क में हमने बताया था आपको कु चू टू तू कु, क्या बताया था? कु चू टू तू कु। ये 5 वर्ग है। कु चू टू टू कु, कु चू टू टू कु, यानी कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। इसमें क ख ग घ न, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, फ फ द ध न, प फ ब भ म। तो इसमें इस तरह की चीजें हैं। तो आपको देखना यह है कि क, ख, ग, घ, यहां पर ये 5वां वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि 5वें वर्ड के लिए हम क्या करेंगे? 5वां वर्ड आपका यहां पर नासिका से बोला जाता है, न से, इसलिए नासिका यहां पर नहीं आया है, इसको आगे हम ले आएंगे। इसके बाद यहां पर आएगा ह, क्या आएगा? ह। इसके बाद आए विसर्ग, ये विसर्ग है। ये इनका सबका उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। कंठ कैसे होता है? सबसे पहले आप जान लीजिए उच्चारण कहां कहां से करना है। यहां से कंठ, ये है दंत, ओष्ठ, ऊपर तालव्य, इसके बाद यहां नासिका। ये जो एक मूर्धा होता है, जैसे जीवा को थोड़ा सा टर्न करके हम करेंगे, कंपित करते हुए टर्न करते हुए जो हम बोलते हैं, उसे हम कहते हैं मूर्धा। तो इन सब का उच्चारण जहां जहां से हम जीवा हमारी टच करते हुए जाती है, उनको हम कहते हैं मूर्धा। तो आते हैं, अब देखिए बोलेंगे यहां से बोलेंगे आ, क, ख, ग, घ, ह, विसर्ग। विसर्ग का ह का उच्चारण लेते हुए होता है, जिसके पीछे हम लिख देते हैं राम। देखिए राम, राम, तो राम ह उच्चारण लेते हुए है, तो यहां पर विसर्ग है, तो इसलिए यहां पर हम इसका उच्चारण स्थान भी क्या मानेंगे? कंठ। तो ये बात समझ में आ गई। कंठ उच्चारण स्थान है किस किसका? अ का, आ का, क का, ख का, ग का, घ का, ह का, विसर्ग का। नंबर 2, ईचु ऐसा नाम तालु। ईचु य शा नाम तालु। अब हम ईचु ऐसा नाम तालु लिखेंगे। ई है, देखिए सूत्र में ही है, कठिन नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल सूत्र में ही सब कुछ है। ई है और दीर्घ ई है। च है, चू है, देखिए चू है तो च वर्ग, यानी च, छ, ज, झ, और 5वां वर्ड नहीं लेंगे, 5वां वर्ड सब नासिका से है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। अब यहां पर लेंगे य, और शलजम वाला श है, तालव्य श इसको कहते हैं। ये इनका सबका उच्चारण स्थान तालु है। तालु कैसे है? देखिए तालु जब भी बोलेंगे तो जीवा हमारी वहां पर जाकर के प्रयास करेगी। कैसे? ई, ई, च, छ, ज, झ, य, श। ई, ई, च, छ, ज, झ, य, श। आप लोग अपने से प्रयत्न करेंगे, तो अब जब प्रयत्न करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जिह्वा तालु में टच कर रही है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान है तालु। इनको हम तालव्य श कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य श। ईचु यशानाम तालु। ई, च, छ, ज, झ, ईचु यशानाम तालु। यह अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ, अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ, ये ईचु यशानाम तालु। अब यहां पर आएगा तीसरे नंबर पे ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये मूर्धा, ये ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब ये जो स है, ये इस मूर्धा स है, इसे पेट फटा स कह देते हैं। उदाहरण के तौर पे पेट फटा स, यानी षटकोण वाला स, इसे कह देते हैं। इनका उच्चारण स्थान थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस टाइप रहेगा। पहले तो हम इसको कर लेंगे। री, टू है तो टू यानी ट वर्ग, टू है तो ट वर्ग, टू है ट वर्ग, चू है च वर्ग, टू है ट वर्ग, टू है प वर्ग। तो ट, ठ, ड, ढ,
और इसके बाद यहाँ पर है र, और यहाँ पर है श। इसको हम मूर्धा कहेंगे। तो देखो मूर्धा इनका उच्चारण स्थान है, क्या है? मूर्धा। अब मूर्धा में हमने आपको बताया था कि जिह्वा को थोड़ा सा टर्न करेंगे या कंपन करते हुए होगा। री, त, थ, द, ध, र, श, 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 ऐसे करेंगे। श, श, यानी हमारा कंपन करते हुए भी रहे, ये अलग स है, तो ये मूर्धा के रूप में जाना जाता है। यानी अभी बताएंगे तीनों स में कितना डिफरेंस है। अब यहां पर आएंगे चौथे पर। चौथे पर आएंगे तो आएंगे लितु लसानाम दंत, लितु लसानाम, ऋतु लसानाम दंत। अब यहां पर देखिए री है, तू आ गया, तू मतलब ता वर्ग, त, थ, द, ध, ल, स। इन सब का उच्चारण स्थान है दंत। क्या है? दंत। इनको हम जब बोलेंगे तो समझ में आएगा। री, ठीक है, तो त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न नहीं आएगा। न इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नासिका न, तो नासिका से बोला जा रहा है, तो यहां पर री, त वर्ग है, त, थ, द, ध। अब ल, आप देखेंगे जब भी बोलेंगे तो आप इसमें जिह्वा में दांत टच हो रहा है, यानी दंत में जिह्वा टच कर रही है। री, त, थ, दंत टचिंग हो रही है, आप जब बोलेंगे समझ में आ जाएगा। द, ध, ल, स। अब ये स भी है, स, इसका उच्चारण स्थान है दंत। अब ये सब का उच्चारण स्थान दंत है। अब आपने इन तीनों को ध्यान में देखा। एक तो ये श है, इसे कहेंगे तालव्य। क्या कहेंगे? तालव्य। एक ये श है, इसे कहेंगे मूर्धा। क्या कहेंगे? मूर्धा। एक ये स है, इसे कहेंगे दंत। यानी अब जब भी इसका उच्चारण स्थान की बात आएगी तो आप जानते रहिए तालव्य स, ये मूर्धा स, ये दंत स। यानी इन सबका डिफरेंस करने के लिए आप इनका नाम ले सकते हैं। तो इन सबका उच्चारण स्थान आपको पता हो गया कि ये कंठ है, ये तालु है, इनका है मूर्धा, इनका है दंत। अब आते हैं पांचवें पर। ऊपु पद्मानीय नाम ओष्ठ। ऊपु पद्मानीय नाम ओष्ठ। उ, उ मतलब प वर्ग, उ मतलब प, हाँ यहां पर दोनों चीजें होंगी। उ, प, फ, ब, भ, म नहीं आएगा क्योंकि नासिका, वही बात आएगी भी, क्लियर हो जाएगा। और उपु पद्मानीय नाम, ये इस तरह का चिन्ह होता है, क या ख कर लेते हैं तो ये पद्मानीय हो जाते हैं। इन सबका उच्चारण स्थान हो जाता है ओष्ठ। इनका कहीं यूज नहीं है, इनका कहीं इस तरह का यूज नहीं हो रहा है, तो हम इनको इग्नोर करके चलेंगे। पहले तो आएंगे उ, और पु मतलब ऊपु पद्मानीय नाम उ, तो प, फ, ब, भ। और पद्मानीय ये है, ये पद्मानीय है, तो पद्मानीय में इसे पद्मानीय कहते हैं। इन सबका देखिए उ, ओष्ठ आ रहा, प, फ, हम कहां से आवाज आ रही है, किस तरह से हम बोल रहे हैं, प, ओष्ठ टचिंग हो रही है, इसलिए ओष्ठ इनका देखिए ओष्ठ दिया है, प, फ, ब, भ। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ये ओष्ठ से हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ब का उच्चारण स्थान क्या है? ब, ओष्ठ। अभी आएगा। अब यहां पर देखिए छठे नंबर पर हम लेते हैं वकारस्य दंतोष्ठम। देखिए वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व, इनका है वकारस्य, व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। और व यानी व, दांत को ओठ में टच कराया जा रहा, व, दंत का ओष्ठ में टचिंग होना, व, यह है दंतोष्ठ। इसका उच्चारण स्थान है
दंतोष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ दोनों। लेकिन यहां पर ब था, ब इसका केवल ओष्ठ है, ब का ओष्ठ, व का दंतोष्ठ। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता ही नहीं है। मान लीजिए व और ब में, ये देखो ब है और ये है व, और इनका इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ब बोलेंगे ब, ये ओष्ठ हो गया। ये है व दंतोष्ठ, यानी दंत जो दांत है वो ओष्ठ में टच कर रहा है, दंतोष्ठ। तो व बिना दंत के टच कराए ओष्ठ में व का उच्चारण स्थान हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसको कहा दंतोष्ठ, इसको कहा ओष्ठ। बात क्लियर हो गई होगी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे व और ब में कितना डिफरेंस है। आगे आते हैं एदैतव कंठ तालु, एदैतव कंठ तालु, एदैतव कंठ तालु ए और ए, इनका है कंठ तालु, कंठ तालु दोनों के साथ होता है। देखिए ए एक तो तालु है और दूसरा कंठ है, ए, यहां से कंठ है, यहां तालु है ऊपर, ए, एदैतव, यानी क्या है, एदैतव कंठ तालु, ए, ये कंठ और तालु से है। ओदौतो कंठोष्ठम, ओ दौतव, ओ दौतव, कंठ ओष्ठम, कंठ ओष्ठम, ओदौतव कंठ ओष्ठम। ये देखिए ओ और औ, ओ और औ, ओ ओष्ठ, ओ औ, दोनों ओष्ठ को बाहर निकाल रहे हैं, और यहां से क्या आ रहा, ओ औ, मतलब कंठ भी आ रहा है, ओ औ, यानी प्रैक्टिकली रूप से हम देख रहे हैं तो ओ औ, यह क्या है, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ये दो चीजें से है। उदौतो कंठोष्ठम, ओ औ, कंठ ओष्ठ। तो अब आपने देखा कि ये सारी चीजें, हाँ एक लास्ट रह गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आपको उच्चारण में गड़बड़ी आती है। यमगणना नाम नासिका चाहिए, म न ण ना ना म, यमगणना नाम नासिका च, नासिका च, यमगणना नाम नासिका च। देखिए य म ग ण न, ये सब पंचम वर्ण है, ये च का पंचम वर्ण है, ये प का पंचम वर्ण है, म, न जो है क का पंचम वर्ण है, ये र क का पंचम वर्ण, न ट का पंचम वर्ण। तो यानी य न ण म न, आप सभी का देखिए च का पंचम वर्ण, ट का पंचम वर्ण, ट का पंचम वर्ण, म का पंचम वर्ण, न का पंचम वर्ण, यह सब नासिका से बोले जाते हैं, नासिका, ये नासिका से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। देखिए न, न कहे तो नासिका, य कहे तो नासिका, म कहे तो नासिका, न नास, अब म कहेंगे नहीं हो पाएगा, बिना नाक की सहायता से हम उनका उच्चारण कर ही नहीं सकते। य ङ ण म न, इन सबका उच्चारण स्थान नासिका है, तो इसको हम कहीं अड़ा खाली नहीं कहेंगे, अड़ा खाली नहीं कहेंगे, ये सब कुछ नहीं कहेंगे, सीधा सीधा ये य है, ये न है, ये ड़ है, ये म है, ये न है। आप सभी दिव्य हैं, आप लोग जानते हैं, जो बच्चे हैं वो समझेंगे, और आप लोग जो है इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेंगे। उच्चारण स्थान ये क्लास 6 में था बच्चों, कहा था ये, कक्षा 6 में। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपके यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस और एसआई, ठीक है, यानी एसएससी जो भी हो, एसएससी, बैंक, यूपी
जो आपके कोई भी एग्जाम इस तरह के हो रहे हैं जहां पर भी इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो जब इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो इसका मतलब ये हल्का टॉपिक नहीं है, महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसी भी टॉपिक को हल्का नहीं समझना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहला काम, आप इसको देख लेंगे, नहीं समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट लेंगे, कक्षा 6 की संस्कृत में ये चीजें दी गई हैं, आप इनको याद करेंगे, किताब में देने से मात्र नहीं होता है जब तक कि उसको हम बेहतरीन तरीके से तैयार ना कर लें। तो आपने देखा क्या जो उच्चारण स्थान में, आपने फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, अकु विसर्जनीय नाम कंठ अ आ क ख ग घ ह और विसर्ग, इन सबका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ईचु यशा नाम तालु ई च छ ज झ य और श, इन सबका तालु। रीतु दशाणाम मूर्धा री ट ठ ड ढ र श, ये मूर्धा। ऋतु लसानाम दंत री त ठ ड ढ ल और स, दंत है। ओपु पद्मानिया नाम ओष्ठ उ प फ ब भ और पद्मानी, इनका ओष्ठ उच्चारण स्थान। वकार से दंतोष्ठम व है, व का उच्चारण स्थान व दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से। एदैतो कंठ तालु ए ऐ, कंठ और तालु का है इनका ए ऐ, कंठ और तालु, ओ औ कंठ और ओष्ठ। जब भी हम बोलेंगे प्रैक्टिकली रूप से बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यमगणना नाम नासिका च, य म न ण न, ये सब य न र म न। तो अगर हम कहें य न य ण म न या न म, तो कोई भी जैसे क्रम से हम लेते हैं तो नासिका इनका उच्चारण स्थान है, नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं नासिका से उच्चारित हुए हुए, और इसको अनुनासिक कह देते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अभी आएगा कि कौन से वर्ण है अनुनासिक। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे अभी मैं लेके आने वाला हूं तुरंत ही। एक बेहतरीन टॉपिक चल रहा है, आपकी क्लास चल रही है, जितना अधिक से अधिक आप इस वीडियो को देखें और याद हो जाएगा। और दूसरा ये कि आप लोग जनहिताय में, अगर मैं वीडियो बना रहा हूं जनहिताय में, तो आप लोगों का फर्ज भी बनता है कि इसे जनहिताय में इसको आगे बढ़ाते भी रहें, जिससे आने वाले लोग भी इसको देखें और लाभान्वित हों। और जो गलतियां कर रहे हैं, जो व्याकरण रूप से गलती हो रही है, जो प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं, वह सभी इस चीज की गलती को दोबारा ना कर पाए और सावधानी बरतें। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस तरह का प्रयोग आगे बढ़ाते रहें। और मैं अगला वीडियो भी लेकर के आ रहा हूं, और अगला वीडियो लेकर आ रहा हूं भी। तो आज मैं लेकर के आया हूं यूपी टैट, सी टैट, यूपी पुलिस, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम में आते रहते हैं ये क्वेश्चन, उच्चारण स्थान को लेकर के, जो कक्षा 6 में दिया गया है, लेकिन हम इसको इग्नोर करके चलते हैं। देखिए, अकु विसर्जनीय नाम कंठ अ आ क ख ग घ ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। ईचु यशा नाम तालु ई च छ ज झ य श, इनका उच्चारण स्थान। अपने समुदाय में बाल विवाह के खिलाफ सभी कदम उठाने और इसकी रिपोर्ट करने की प्रतिज्ञा करता हूं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेरे पड़ोस और समुदाय में किसी भी बच्चे का विवाह न हो। मैं बच्चों की शिक्षा और बाल श्रम और बाल यौन शोषण सहित किसी भी प्रकार के शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज उठाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। अब बच्चों, अभी हम इसमें आपको बताए थे कि इनका उच्चारण स्थान किस प्रकार से हुआ है। अब हम आते हैं व्यंजन के। व्यंजन का उच्चारण किस प्रकार से होता है? तो व्यंजन का उच्चारण देखिए, जैसे व्यंजन, जाहिर सी बात है, व्यंजन का उच्चारण करते समय किन्हीं दो अंगों को स्पर्श करते हुए हवा जो रगड़ते हुए निकलती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। और यह बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोला जाता। बिना स्वर के इसको नहीं बोल सकते। तो निश्चित तौर पर है कि हम इसको जो है स्वर की मदद लिए बिना नहीं बोल पाएंगे, तो स्वर इसमें बहुत जरूरी है। और इसमें एक स्पर्शी व्यंजन होता है। देखिए, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, ये स्पर्शी व्यंजन जो होता है, ये क से लेके म तक होता है। क से लेकर म तक।
यानी ये सब स्पर्शी कहे जाते हैं। इनकी संख्या होती है, यानी क में 5 वर्ण, क वर्ग में 5 वर्ग, च वर्ग में 5 वर्ग, ट वर्ग में 5 वर्ग, त वर्ग में 5 वर्ग, प वर्ग में 5 वर्ग। तो इससे 5 पचे 25, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। ये जो होता है, यह आपका पूरे स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं ये 25 होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने पिछली बार कक्षा में बताया था। स्पर्शी व्यंजन जब स्पर्श करते हुए वायु जीवा के द्वारा स्पर्श करते हुए कहीं मुख बाहर निकलती है, जो उच्चारण में जो उच्चारण होता है उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन के बाद आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ अंतःस्थ व्यंजन, ये अंतःस्थ व्यंजन में क्या होता है, य व र, य र ल व, इनका कोई अंग एक दूसरे अंग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता, अर्थात एक अंग दूसरे अंग को पूरी तरीके से स्पर्श नहीं कर रहा है। यानी य टचिंग हो रही है, र ल व, या र ल व, ये कितने वर्ण हैं, य र ल व, ये कुल 4 वर्ण हैं। और ये 4 वर्ण वेरी इंपॉर्टेंट, अंतःस्थ वर्ण पूछे जाते हैं। अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो यह 4। और एक होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी देखिए, जिनको बोलते समय उष्मा बाहर निकलती है, गरम गरम उष्मा रगड़ खाने के कारण गरम गरम वायु बाहर निकलती है, और जिनको बोलने में तो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन गरम मतलब गरम वायु निकलते समय। तो इसमें कौन कौन से वर्ण है, श, श, स, ह, यानी तीनों स और ह है। तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, यह सब क्या है, ये सब उष्म व्यंजन के तहत आते हैं। इनकी भी संख्या कितनी है, 4। इनकी संख्या कितनी है, कुल 4। तो ये एक तो उष्म व्यंजन हो गया, एक अंतःस्थ वर्ण हो गया, एक स्पर्शी व्यंजन हो गया। संयुक्त व्यंजन, एक होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन यानी दो शब्दों को मिला करके, दो वर्णों को मिला करके जो हम वर्ण बनाते हैं, जो दो व्यंजन मिलते हैं, दो व्यंजन के योग से संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है। जैसे आपने देखा था क्षत्रज्ञ, एक क्षत्र ज्ञ, और एक है आपका श्र भी है और द्य भी है। देखिए श्र भी है, इसको द्य भी कह सकते हैं। अब इनमें देखिए क, श और अ, ये मिलके बना हुआ है। त, र, अ मिलके बना हुआ है। ज, य और अ मिलके बना हुआ है। श, र और अ मिलके बना हुआ है। द, य और अ मिलके बना हुआ है। ये सभी आप देख रहे हैं, क, श, अ, क्ष, त, र, अ, त्र, ज या ज, इसे ज्ञ भी कहते हैं, ज्य भी कहते हैं। जिसको आप यज्ञ कहना हो तो यज्ञ कहिए, यज्ञ कहना हो तो यज्ञ कहिए। और यहाँ पर श्र है, श, र, अ, श्र, और द्य है द, य, अ, द। तो आप इसको देख रहे हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन जो आपने देख लिया, इसमें अब बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं, आपने इनका प्रयोग किया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो मैंने पहले बताया था आपको पहली कक्षा में, ध और द्य, इनमें बहुत डिफरेंस है। ये विधा होता है। क्या होता है ये, विधा मतलब प्रकार, और ये जो होता है विद्या होता है, जो हम अर्जन करते हैं। तो ये अब इनमें दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखें। विद्यालय होता है ना कि विद्यालय, ये सही है, ये नहीं होता। विद्यालय ये नहीं होता, ये बिल्कुल और ये राइट है, ठीक है। तो ये शुद्धता और अशुद्धता का भी ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपने देखा क्या कि स्पर्शी व्यंजन 25 संख्या, अंतःस्थ वर्ण 4 है, यह अलावा उष्म व्यंजन स है 4 है। संयुक्त व्यंजन आपने देखा क्षत्र ज्ञ श्र और द्य, ये सारे जो है संयुक्त व्यंजन। ऐसे संयुक्त व्यंजन कई हैं, त्र है, प्र है, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जहां जहां से बनता है। लेकिन अभी और भी आया है गृहीत व्यंजन। जो गृहीत व्यंजन होते हैं, जो आगत होते हैं, यानी उसमें ड़ ढ ये सब जुड़ जाते हैं, गृहीत, गृहीत व्यंजन, व्यंजन। इसमें जो है ड़, ढ़,
ये आ जाते हैं। आपने देखा इनको, ड के नीचे ड़ लग गया और इनको इसमें आकर के कड़ी हो गया, तो आप देख रहे होंगे। और कहीं कहीं जो एक अक्षर लग जाता है, देखिए जैसे ये तो घड़ी और कड़ी आपका उदाहरण रहा, लेकिन एक जो और आगत वर्ण आते हैं वो कौन से आते हैं, जो अंग्रेजी में होते हैं और या उर्दू में होते हैं, तो उनके लिए नुक्ता लगाया जाता है, नुक्ता। जैसे आपने बागपत देखा होगा, बागपत, बागपत, ये नुक्ता यहाँ पर लगाया हुआ है जो घोष करते हुए है, बागपत, बागपत। जहाज, 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 ये भी हो जाता है। कई बार ये होता है कि आप कहते हैं जरा, जरा, और एक जरा होता है, जरा मतलब थोड़ा और जरा मतलब बुढ़ापा, ठीक है ना। ये जरा मतलब थोड़ा होता है और जरा मतलब थोड़ा और जरा मतलब बुढ़ापा। तो इस तरह से जैसे फन होता है, एक फन होता है, देखिए फन, फन, फन मतलब सांप का ऊपरी हिस्सा होता है, और फन ये जो है हुनर होता है। क्या होता है? ये हुनर होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि आप इनके लिए कैसे कैसे हम प्रयोग करते हैं। ये नुक्ते होते हैं जो नीचे की तरफ लगाए जाते हैं, नुक्ता कहते हैं। और जो ये सब अपर आगत वर्ण है, गृहीत वर्ण है, इनको हम गड़ी, घड़ी, कड़ी, ये सब चीजें हमें डिफरेंस इनका पता होना चाहिए। अब हम संयुक्त व्यंजनों का जो लेखन होता है, संयुक्त व्यंजन कैसे कैसे हम लिखेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। संयुक्त व्यंजन कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का लेखन, संयुक्त व्यंजन का लेखन, अगर अब जैसे इसको अगर अंत में खड़ी पाई लगी हुई है, अंत में अगर खड़ी पाई लगी हुई है, अंत में खड़ी पाई, यानी जैसे ख है, ये ख है, यह है ना। और कौन से वर्ण हो सकते हैं? म है और प भी है और ऐसे ही ट भी है। ये अंत में जो खड़ी पाई का प्रयोग किया गया है, जब हम इनका आधा वर्ण यूज करते हैं तो हम इसको ख कर सकते हैं, इसको य कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं, इसको ये, यानी वो पाई को हटा देंगे। हम इस पाई को क्या करेंगे? हटा देंगे। ये देखिए, ये पाई हटा दिया, अपने आप ही आ गए। तो ये क्या है? ये मिश्रित जो हम संयुक्त व्यंजन बना रहे हैं, अगर इनका प्रयोग करना है तो निश्चित तौर पे हमें इन चीजों का पालन करना पड़ेगा। इनके लिए जो नियम है, उन नियमों को हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा एक है कि जो मान लीजिए पाई के बाद भी कुछ अक्षर आ रहे हैं, खड़ी पाई के बाद मध्य में कोई खड़ी पाई आ रही है, उसके बाद भी कोई वर्ण आ रहा है, जैसे मध्य में खड़ी पाई, मध्य में खड़ी पाई, तब क्या करेंगे? जैसे क, फ, है ना, और क्या हो सकता है? इसको और हम ले जा सकते हैं किसमें? तो इसमें हम देखते हैं क में आप जो यहां तक पहुंचे हैं, इसके बाद वाला वर्ण मिटा दें, यानी ये नीचे वाला जो नीचे की तरफ लटका हुआ है उसको हटा दें, यानी हम इसको कह सकते हैं क। ये है ना, तो हम नीचे जो लटकने वाला है इसको हटा देंगे, तो ये बन जाएगा फ। ठीक है, तो ये हम इसको उस यूज में ले आते हैं। अगर अब हम देखते हैं कि मान लीजिए छोटी खड़ी पाई वाले वर्ण हैं, छोटी खड़ी पाई, छोटी खड़ी पाई। अब छोटी खड़ी पाई कहां मिलेगी? छोटी खड़ी पाई। अगर अब हमको यहां पर दिखाना है कि इनका तो आपने कर लिया कि ये इस तरह से यूज होंगे, है ना। और अब हम अंत में जो खड़ी पाई थी उनको पाई को हटाया, और मध्य में जो खड़ी पाई थी, मध्य में खड़ी पाई के जो लटके हुए नीचे की तरफ जो हिस्सा लटका हुआ है उनको हटा दिया। तो आपने देख लिया, जैसे वक्त लिखना था तो वक्त आपने ऐसे लिखा, है ना। दफ्तर लिखना था तो आपने दफ्तर इस तरह से लिखा, है ना। ऐसे ही यहां पर है। तो अब आप यहां पर देखेंगे छोटी खड़ी पाई यानी ट है, द है,
है ना, ड है, तो अब ढ है ना। तो इनको सबको अगर हमें करना लिखना पड़ा तो हम इनके लिए कैसे इनको हम बनाएंगे। तो आप क्या करना है, सीधे सीधे इनके नीचे हलंत लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हलंत का प्रयोग। हलंत का प्रयोग, हलंत का प्रयोग मतलब ये ड है, आधा करना है, इसको मिश्रित उसमें यूज करना है। तो इस तरह से ड है तो यहाँ, ड है तो यहाँ, ढ है तो यहाँ। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ट ड ढ ढ ड ढ। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मिश्रित शब्द जहां पर हमें प्रयोग करना है तो हम कैसे प्रयोग करेंगे। इसीलिए विद्यालय को कभी कभी देखिए आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा आपने, आपने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी, तो चिट्ठी आपने लिखी ठी, है ना। आपने यहाँ ट का प्रयोग ऐसे कर दिया, ट पे हलंत लगा दिया। विद्यालय को कभी कभी हम ऐसे लिख सकते हैं, यह विद्यालय, इसमें भी कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। तो हम इसको भी इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मा लिखें, हा भी इसमें आ जाएगा, हा भी, क्योंकि इसमें भी खड़ी पाई है। तो ब्रह्मा लिखना है तो ब्र, ये ब्र, ये ब्रह्मा ऐसे भी लिख सकते हैं, या ब्रह्मा, ये इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हलंत लगा देंगे नीचे तो अपने आप ही सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अब हमें जब यहां तक हम पहुंच चुके हैं तो अब हम बात करते हैं आगे कि किस तरह से अब हमें आगे बढ़ना है। एक चीज आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण, ये जो नासिका से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो होते हैं न, य, म, नहीं, य, न, म, ड़, म, या न म कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, न पहले लगा लो फिर म लगा लो, म, ये न, य, ण, न, म, यानी जो पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्गों का अंतिम वर्ण नासिक वर्ग कहा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, नासिक वर्ण इसे कहते हैं, न, य, ण, न, म। और इन सबको अब आते हैं हम, जो है आपको आगे ले चलते हैं। अगला टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह टॉपिक है आपका, जो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जब करते हैं, तो प्रयत्न के आधार पर जब हम व्यंजनों का करेंगे, प्रयत्न के आधार पर, तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए, प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, इसमें जो भेद है, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं, उसको समझने से पहले हम वर्ग को समझेंगे कि वर्ण का कौन सा प्रथम वर्ग, कौन सा द्वितीय, कौन सा तृतीय, कौन सा चतुर्थ, कौन सा पंचम वर्ण है। ये वर्ण हमें समझना पड़ेगा। तो वर्ण पे का है, पहला क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, य, ट, टू, टू, यहाँ पर तू हो जाएगा, यहाँ पू हो जाएगा, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब आप लोग देखिए, ये पहला वर्ण है क वर्ग का पहला वर्ण क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ, पांचवा न। चौथा पहला च वर्ग का च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। हम यहाँ पर आपको क्या कहेंगे, आपको बताएंगे कि ये पहला वर्ग, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। अब जब हम इसकी बात करेंगे
कि घोष वर्ण कौन है, अघोष वर्ण कौन है, अल्पप्राण कौन है, महाप्राण कौन से हैं। तो हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि पहला, तीसरा, चौथा, ये कौन सा वर्ण है, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, पांचवा, या दूसरा, चौथा। तो हम इस पे बात करेंगे। तो आप लोग इस पे क्या करेंगे, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसमें घोष वर्ण जो होते हैं, यानी जिन स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है, जो नाद उत्पन्न होता है, घोष उत्पन्न होता है, घोष, है ना, उनको घोष वर्ण कहते हैं, नाद, घोष, है ना। और जो अघोष होते हैं, जिनमें स्वतंत्री कंपन नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे। तो घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पहला, सभी वर्गों का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, और घोष वाले में पहला, तीसरा और चौथा, पांचवा होगा, पहला, तीसरा नहीं होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा ज झ, यहाँ पर ग ज ड द ब, घ झ ढ ध भ, म य ण न म, ये जो है क्या है, ये घोष वाले हैं। तो इन पे जो है ये होता है कि इनको बोलते समय घोष उत्पन्न होता है, नाद उत्पन्न होता है। और यहाँ पर आता है य र ल व, य र ल व, ये य र ल व, ये क्या होते हैं, घोष होते हैं। और अघोष में क्या होता है, अघोष में जिन व्यंजनों के स्वतंत्र में कंपन नहीं होता उसे अघोष कहते हैं। तो पहले और दूसरे और श स स, पहला दूसरा, इनका वर्ण है पहला, दूसरा, और श स ह, श स स ह, श स स ह। और इसके बाद हम बात करते हैं श्वास के आधार पे। अब बात करते हैं, ये तो हुआ जो आपके किसके आधार पर था, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। अब यहाँ पर जो अल्पप्राण और महाप्राण आ रहे हैं, ये श्वास के आधार पर पे अल्पप्राण और महाप्राण, जहां पर कम तरीके से कम वायु मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्पप्राण कहेंगे। जहां ज्यादा मात्रा में निकलती है वहां पर महाप्राण कहेंगे। अब देखिए अल्पप्राण में क्या होता है, वर्गों के पहले, यही वर्गों का तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। ये पहला, तीसरा, पांचवा, इसमें डिफरेंस थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि पहला, तीसरा, पांचवा, और क्या हो जाएगा, य र ल व, इनको य र ल व, य र ल व। ये घोष में क्या था, 3 4 5, 3 4 5 और य र ल व। और यहाँ पर अघोष में क्या था, 1 2 श स स ह। अब इसमें अल्पप्राण में क्या, 1 3 5 य र ल व, यानी 1 3 5। यहाँ डिफरेंस यही है, इतना याद रखना है। महाप्राण में क्या होता है, महाप्राण में जब ज्यादा श्वास बाहर, अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, तो उसे हम कहते हैं वर्गों के दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, और श स ह, ये स स स ह, मान लीजिए ह अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं है, स स स। और ये तो इनका हम देखते हैं कि ये महाप्राण है, दूसरा और चौथा, अधिक मात्रा में वायु इनसे बोलने से बाहर निकलती है, जैसे ख छ ठ ठ फ, तो इसमें ज्यादा मात्रा निकल रही है, तो इनको, और चौथे में घ झ ढ ध भ, तो ये सब क्या हो रहे हैं, ज्यादा मात्रा में वायु बाहर निकल रही है, और तो इसे महाप्राण कहते हैं। और इसके बाद अब हम को फिर से हम दूसरा वर्ग लेकर अब आते हैं उच्चारण के आधार पर। हमने इसका वर्गीकरण किया है कि स्वरों का या व्यंजनों का उच्चारण किस प्रकार से होता है। तो उच्चारण के आधार पर जो विभाग किए गए हैं, तो उसमें है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ। तो हमने आपको बताया था कि कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे कंठ कहते हैं, कंठ। और तालव्य से जिनका तालु से उच्चारण, तालु का जिनका उच्चारण करने में तालु का प्रयोग किया जाता है, उन्हें तालव्य कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हम मूर्धा की सहायता लेते हैं उसे मूर्धन्य कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने के लिए हम ओष्ठ का सहारा लेते हैं, हम उसे ओष्ठ कहते हैं। और जिनमें कंठ और तालु दोनों की सहायता, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों की सहायता ली जाती है, उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। और जो कंठ और ओष्ठ दोनों, कंठ और ओष्ठ दोनों की मदद ली जाती है, उन्हें हम कंठोष्ठ कहते हैं। अब आप लोग फिर से समझ लीजिए, ये उच्चारण के लिए कंठ,
ये तालु, दंत, ओष्ठ, नासिका और कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों, कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों, इन और एक है दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, व का उच्चारण स्थान। तो ये हमारा जो विभाग है, हमने इसको उच्चारण के आधार पर हमने जो वर्गीकरण किया है वो कंठ तालव्य मूर्धन्य ओष्ठ कंठ तालव्य कंठोष्ठ है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के उसे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको हम कोशिश करेंगे। और प्रयत्न के आधार पर जब हम प्रयत्न करते हैं तो प्रयत्न के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, जैसे घोष स्वर है, विवृत है, अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग हमने बताया है। तो घोष स्वर में जब हमारे उच्चारण करने में सभी वर्णों स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। क्या होता है? नाद या घोष, कंपन, घोष, बेस जिसको मान सके घो घो घो। तो इस तरह से जो कंपन, नाद कंपन घोष होता है, इन सभी को हम घोष कहते हैं। और विवृत, जब हम स्वर तंत्री मतलब जब हम उच्चारण करने में हमारा मुंह खुला रह जाता है और सभी जो स्वर तंत्र क्या कहते हैं संपूर्ण वायु मार्ग एक ही स्थान से गुजरती है, यानी सुरंग के रूप में होता है, तो एक ही स्थान से गुजर रही है, तो हम उसे कहेंगे विवृत। अयोगवाह में हम जो जैसे एक ये तो अयोगवाह में अंग और अह ये दो वर्ण आते हैं। अंग और अह ये दो वर्णों को हम लेके आते हैं और इसको जो है इनका उच्चारण स्थान अयोगवाह के तहत होता है। अनुस्वार में हम जो बिंदु ऊपर लगा देते हैं वो अनुस्वार है, और विसर्ग में जो दो बिंदु हम यहाँ लगा देते हैं इनका डिवाइड कर दिया है अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह दो पार्ट में हो गया, अनुस्वार और विसर्ग। तो इसको हम अनुस्वार कर देते हैं, इसको विसर्ग। अयोगवाह दो प्रकार के माने गए, मान लीजिए एक अनुस्वार के रूप में और एक विसर्ग के रूप में। तो यह अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक और होने। हाँ देखिए, अब श्वास के अवरोध के आधार पर, जहाँ श्वास का अवरोध हो रहा है उसके आधार पर हम व्यंजनों के भेद कर रहे हैं। जहाँ श्वास का अवरोध हो रहा है, जैसे स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी में क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ और क यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो ये आपको क्या है, ये नुक्ते लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क में जो नुक्ता लगा हुआ है इसके आधार पर इनको स्पर्शी कहा गया है। अब देखिए संघर्षी, जो संघर्षी हैं वो ये कहीं स्पर्शी स्पर्श करते हुए थे, अब संघर्षी कहीं संघर्ष हो रहा आपस में, यानी श श स ह ख ज भ ह ख स व। तो ये इनका नुक्ते लगे हुए हैं 3 पर, और श श स है, इन सबको क्या कहते हैं? संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में क्या होता है? स्पर्श भी कर रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, है तो स्पर्शी। तो इसमें क्या है? ये च छ ज झ, इसलिए स्पर्शी की संख्या हमने बताई थी आपको 25 है। अब देखिए जो स्पर्श संघर्षी है च छ ज झ। अब यहाँ पर क्या नासिक है, नासिक के वर्ण कौन कौन से होते हैं? न य ण न म। जब नासिका से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखना, न य ण न म, ये नासिका से बोले जाने वाले वर्ण है। अब इसमें आपको गलती नहीं करेंगे। पार्श्विक कहते हैं ल, पार्श्विक ल। उत्क्षिप्त ड़ और ढ़, आप लोग देखे थे। उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण कौन से हैं? ड़ और ढ़। प्रकंपित, प्रकंपित करते हुए र, ये प्रकंपित र है। अर्धस्वर ये य और व, ये अर्धस्वर कौन होते हैं? य और व। अब देखिए मैं आज ये चीजें मैं आपको लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्धस्वर पूछा जाता है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। ये जो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, ये और ये और स्पर्शी जो पूछा जाता है। पार्श्विक किसे कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं ल को। उत्क्षिप्त किसे कहते हैं? ड़ और ढ़ को। प्रकंपित किसे कहते हैं? र को। र को क्या कहते हैं? प्रकंपित। और अर्धस्वर क्या कहते हैं? इसमें आधा स्वर मिला हुआ है, य और व। जब हम स्वर बताएंगे, अब संधि बताएंगे आप लोगों को, जब संधि पढ़ाना शुरू करेंगे तो इसमें इको यणची, इक को यण आदेश होगा य व, तो वहां पर आएगा ई यानी ई और उसको आएगा, तो हम बताएंगे उसमें इको एच में, तो सूत्र में ही आएगा। तो अर्ध स्वर में य प, इसमें आधा स्वर है,
ठीक है, और आधा व्यंजन है। तो ये कौन से वर्ण होते हैं, य और व। आप लोगों को याद रहना चाहिए बिल्कुल एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जो कि टेट, सी टेट और सीईटी वगैरह में काफी पूछा गया है। अब कई, और नासिक के ये वर्ड पूछे जाते हैं। कई बच्चे अब सोच रहे होंगे कि ये सब क्लासेस जो लेकर के आ रहे हैं सर, ये हमारे महत्व के लिए है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जब भी आप एग्जाम का समय आएगा, जब तैयारी करेंगे, तो निश्चित तौर पे उस समय अधूरी तैयारी होगी। लेकिन अगर अभी से आप कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी से आप तैयार होंगे, तो नौकरी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में मिल जाएगी। जो चीजें बहुत लेट होता है, वो लेट ना करके आप लोग अभी से शुरू कर देंगे। वो चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ना अपनी आदत डालिए, और लगातार आपको श्रम करना पड़ेगा। बिना लगातार श्रम के आपको सफलता नहीं मिलेगी। और मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर ये लेके आऊँ। ये देखिए, आप एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ा रहा हूँ, और एनसीईआरटी बेस्ड बुक हैं, और ये बेहतरीन व्याकरण की किताबें हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो व्याकरण आपको बिल्कुल तैयारी के साथ आपको आए। इसको अगर ये पहली बार में समझ में नहीं आ रहा आपको, तो आप इसे 2 बार, 3 बार, 4 बार आप इस वीडियो को देखिएगा, और अपने देखिए, और आने वाले लोगों को, जो आपके भाई बहन, अड़ोस पड़ोस मेरे जो भी हैं, उनको दिखाइए। बेसिक चीजें हैं, कक्षा 6 से रिलेटेड हैं। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ पाए हैं, तो आपको बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, फिर टीचर भी नहीं मिलते हैं। और इसी को पढ़ने के लिए बहुत लोग लालायित रहते हैं कि सर हमें पढ़ा दीजिए। और कई बार लोगों ने प्रयास किया कि सर हमें पढ़ा, टाइम निकालिए, तो मैं थोड़ा टाइम मेरे पास नहीं रहता है। तो आज मैं उस जनहिताय के लिए सबको फ्री क्लास देना चाह रहा हूँ, कि जिससे सभी लोग अपना ये क्लास अटेंड करें, और अधिकतम लोग इसको शेयर करते रहें। तो ये आज श्वास के अवरोध के आधार पर हमने व्यंजनों के भेद की काफी बड़ा वीडियो आज बन जाएगा, और एक शॉर्ट वीडियो भी बनेगा। तो सभी शॉर्ट वीडियो या इस तरह की चीजें आप लोग देखते रहेंगे, बहुत काम की चीजें हैं। और अगली क्लास में लेके आऊंगा। अच्छा, वर्ण विच्छेद की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्ण विच्छेद आप लोग देख लें। वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, वर्ण विच्छेद, क्योंकि ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है। कोई शब्द अगर तोड़ना है, मान लीजिए मेरा ही नाम है राजेश, अब आपको इस वर्ण को कैसे विच्छेद करना है। ये पूरा शब्द है, एक शब्द, और ये वर्ण विच्छेद करना है इनका। शब्द कई वर्णों से मिलकर बने होते हैं। वर्ण स्वर और व्यंजन के द्वारा मिलकर बने होते हैं। स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी अलग हो सकता है, लेकिन एक जो शब्द होता है, स्वर और व्यंजन के मेल से कई शब्दों से मिलकर के एक सार्थक शब्द जो होता है, उसे शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ हो। जैसे राजेश नाम है, तो आप देखिए र है, हम र हलंत कर लीजिए, व्यंजन में हुआ। अब इसमें क्या मिला हुआ है, स्वर, रा, आ, इसमें क्या आया है, आ। और ज है, देखिए ज में क्या मिला हुआ है, ए, ठीक है। अब यहां पर आया और क्या है, श में, श जब हम बोल रहे हैं तो इसमें आ भी मिल रहा है, तो हम यहां पर लेके आए अ, तो राजेश है। अब मान लीजिए इत्यादि शब्द है, इत्यादि, इत्यादि शब्द का हम विच्छेद करेंगे, ई। आपके ये छंद में आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। छंद को जब आप काउंट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको वहां पर इसकी आवश्यकता है। या संधि विच्छेद करेंगे, तो संधि विच्छेद में भी आपको जानना है। तो वर्ण विच्छेद करना जान जाएंगे, तो संधि विच्छेद भी करना जान जाएंगे। ई, त, अब देखिए आधा त है इस तरह से, और यहाँ पर य मिला हुआ है, य में स्वर मिला हुआ है आ, तो आ गया। और यहाँ पर द है, द में ई मिला हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ई, त, य, आ, द, ई। और छोटी है तो छोटी ही आएगा, बड़ा आता तो बड़ी ये आती, ठीक है ना। तो ऐसे ही मान लीजिए कोई और शब्द ले लीजिए, जैसे और कोई कठिन शब्द अगर आपके पास समझ में आता हो, जैसे आश्रय ले लीजिए, आश्रय, आश्रय, तो आश्रय में आ, ये पूरा आ गया, स्वर आ गया। यानी स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना होता है। तो जो पहले हम बोल रहे हैं, ध्यान रखना है, जो पहले बोल रहे हैं हम उसको लिखेंगे, और जो बाद में बोल रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे। देखिए, तो इसमें क्या है, आ, श, ठीक है। इसमें र है, र, अ, य, अ, बाद में आ स्वर, तो इसको कर दिया आशीर्वाद, मान लीजिए, ले लीजिए। कई बार आप लोग देखते हैं, बहुत ये पूछा जाने वाला शब्द होता है, और ये गलत लिखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, आर्शीवाद, ये आर्शीवाद है। ये सोचते हैं कि आशीर्वाद, र शी के बाद आता है, शी के बाद र आता है, तो उसी पे ई पर ही हम र लगा देते हैं। तो यह बहुत ही गलत है। हम क्या कहते हैं, र को बोलते बाद में है, आशीर्वाद पहले बोलते पहले हैं और लिखते बाद में है, इस र को।
जब हम बोलेंगे पहले लेकिन लिखेंगे बाद वाले वर्ण पर, तो देखिए आ, श, ई, र, है ना, फ, आ, द, अ। ये आशई र व आ द। देखिए र पहले आ गया है, लिखते पहले हैं और मतलब यहाँ पर दिखाएंगे हम पहले, बोलेंगे भी पहले, लेकिन यहाँ पर जब हम पूरा कंप्लीट करने लगेंगे तो बाद वाले वर्ण पे लगाते हैं। तो वह पे जो आ लगा हुआ है उसके ऊपर हम र को लगा देते हैं। तो इस तरह से हम आज शब्दों को तोड़ना भी आप लोगों को सिखा दिए हैं कि किस तरह से हम शब्द को तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए श्वास है, तो श्वास को आपने तोड़ना है, श्वास, तो श्वास को तोड़ना है तो श, व, आ, स और अ। यह हलंत है। हलंत का मतलब होता है कि व्यंजन में से स्वर का बाहर आ जाना। व्यंजन में से स्वर बाहर निकल गया, बिल्कुल एकदम टोटल ये व्यंजन हो गया और ये स्वर हो गया, टोटल व्यंजन हो गया, स्वर हो गया। तो इन दोनों का मेल से ही पूरा शब्द बना हुआ है, तभी हम बोलने योग्य लिख कर पाते हैं, तभी हम बोल पाते हैं और लिख पाते हैं। अगला टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आने वाला हूँ। अब ये देखता हूँ, कल संडे है, कल भी क्लास में कोशिश करूंगा कि अगर टाइम मिला तो मैं ले लूंगा क्लास, और नहीं तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। कल हो सकता है मैं रीजनिंग लेकर के आऊँ, जो बच्चे हैं रीजनिंग की क्लास सीखें। अब मैं एक चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, 2 चैप्टर था ये, और ये हमने कंप्लीट किया और धीरे 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 चलते रहेंगे तो निश्चित तौर पे ये सभी क्लास के बच्चे इसमें अटेंड कर सकते हैं। अपना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और दूसरा जो कॉम्पिटिटिव लोग हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी कर रहे हो, जहाँ पर हिंदी विषय पूछा जाता है, उनको यहाँ से बहुत मदद मिलेगी। और जो आईएएस पीसीएस की मेंस की परीक्षा देते हैं उनमें तो पेपर ही कंप्लीट होता है व्याकरण वगैरह का, वहां भी इनको पूरी मदद मिलेगी। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के मैं आता रहूंगा बीच बीच में आप लोगों के साथ। बस आप लोगों का सहयोग ये रहेगा कि आप लोग इस चैनल को मोटिवेट करें, अपने DAV IC के चैनल को, और जैसा भी सलाह रहे आप सलाह अपने कमेंट बॉक्स में देते रहें, तो हमारा उत्साह भी बढ़ता रहेगा और इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।